हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो के ऊपर लिखा है जेकेपी कांस्टेबल 2024 मेमोरी बेस पेपर। मैंने सोचा आज ये जो 8th वीडियो बनाने लगे हैं इसमें कुछ पुराने क्वेश्चंस डाल दें। प्रॉपरली मेमोरी बेस्ड है, प्रॉपर मैंने उस आपकी बुकलेट में से सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। सारे के सारे 25 क्वेश्चंस इसी एक वीडियो में है। कोशिश करेंगे 30 मिनट्स में हम इस वीडियो को कंप्लीट कर दें, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। आप उन 25 के 25 क्वेश्चन को एटलीस्ट 30 मिनट्स में कर लो और 2-4 मिनट जो मुझे बात करने में लगेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस निकालते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप भी मेरा साथ देते जाना, देखते जाना आपके क्वेश्चंस तब कितने सही हुए थे। अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया तो आप एक प्रैक्टिस की तरह इसे क्लास 8 की तरह ट्रीट करो और देखो आपके 25 में से अब कितने मार्क्स आए हैं। मैं फिर बता दूं, आज का पेपर 25 मार्क्स का है। ये जो वीडियो है इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, आपने देखना है आपके 25 में से कितने मार्क्स आए। तो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी 30 मिनट्स में ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूं, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। सूटेबल आर्टिकल, नीचे आर्टिकल्स हैं, आपको इनमें फिल करने हैं। जॉन डिसाइडेड टू एनरोल, जॉन ने डिसाइड किया एनरोल करना इन डैश एमबीए। बच्चे ये जो एमबीए लिखा है ना, ये एक एब्रीविएशन है। ये एक एब्रीविएशन है और आर्टिकल्स हमेशा एब्रीविएशन से पहले हमेशा आर्टिकल्स लगते हैं, ठीक है। और अगर एब्रीविएशन है कोई चीज, एमबीए लिखा है, तो इससे पहले आप हमेशा ए लगाओगे। अगर फिर भी आपको वॉवल की साउंड आए तो आप एन लगा सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं। जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन एन एम बी ए। आपको वॉवल की वॉइस आ रही है बच्चे। हम कभी भी ना वॉवल के ए ई आई ओ यू को ही नहीं देखते, हम देखते हैं उनकी वॉइस को, ठीक है। मुझे यहाँ पे ए की आवाज आ रही थी, एम बी ए, ई की भी आवाज आ रही है, एम बी ए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन। जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन एन एमबीए प्रोग्राम एट डैश यूनिवर्सिटी टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल्स। यूनिवर्सिटी का कोई स्पेशल नाम गिवन है? मुझे बस एक चीज बताओ, कोई स्पेशल या स्पेसिफिक नाम गिवन है? नहीं गिवन है। जब स्पेसिफिक नाम ही गिवन नहीं है तो यहाँ द नहीं यहाँ पर द नहीं आ सकता, ठीक है। इन अ यूनिवर्सिटी कहीं पे है, कहीं पे एन लिखा और साथ में वही रहा, ठीक है। जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन एन एमबीए प्रोग्राम एट अ यूनिवर्सिटी। अगर बच्चे मैं यूनिवर्सिटी के आगे लिख देती जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, तो आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ता, द लगाना पड़ता। क्यों? आपने इसको स्पेशल कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, आपने नाम दे दिया कौन सी यूनिवर्सिटी, तो आपको द लगाना पड़ता। प्रोग्राम एट द जम्मू यूनिवर्सिटी, बट यहाँ नाम नहीं है तो आप अ ही लगाओगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स। फिर से आर्टिकल का क्वेश्चन है। आई वर्क एट डैश कंपनी इन न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क की किसी एक कंपनी में काम करता हूँ, आएगा। आई वर्क एट ए कंपनी इन न्यूयॉर्क डैश कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सोल्यूशंस। उस कंपनी को ग्लोबल टेक सोल्यूशंस कहा जाता है। द, आप द लगा सकते हो आप, ठीक है। कोई है ऑप्शन अ और द वाला? ये रहा, ठीक है। अब आप वहां पे द क्यों लगा सकते हो? क्योंकि आप स्पेशली इस कंपनी की बात कर रहे हो कि सिर्फ इसी कंपनी को ग्लोबल टेक सोल्यूशन कहा जाता है, सिर्फ इसी कंपनी को, इसलिए अब आपको यहाँ द लगाना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? मैं सिर्फ इसका एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल दे देती हूँ, ये समझा देती हूँ आपको, नहीं तो मैं क्लॉजेस की क्लास में बताऊंगी। एक चीज, एक बड़ी स्पेशल चीज है जो आपको एक बार ही लर्न करना जरूर चाहिए। एडवर्ब क्लॉज में जो चीज यहाँ लिखी होगी ना बच्चे, उसके ऑपोजिट आपने यहाँ की होगी, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज एक आपको रीजन की तरह भी आते हैं, ठीक है। एडवर्ब्स होते क्या हैं? जो आपको वर्ब, एडजेक्टिव्स, ये खुद एडवर्ब प्रेपोजिशन के बारे में बताएं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब नाम कैसे पढ़ा? व्हेन यू आर एडिंग समथिंग, या एडिशन कर रहे हो किसी वर्ब के बारे में, किसी नाउन के बारे में नहीं बताता, नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है, किसी एडजेक्टिव के बारे में, किसी खुद के ही एडवर्ब के बारे में, ठीक है। चलो ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाएंगे, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडवर्ब क्या मतलब है, कि यहाँ पे जो बात लिखी है उसकी ऑपोजिट बात आप यहाँ कर रहे हो। ऊपर ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, बहुत बारिश हो रही थी, वो फिर भी हाइक करने गए, वो चढ़ाई चढ़ने चले गए, ठीक है। हाइक करना मतलब चढ़ाई चढ़ने चले गए। अच्छा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, ठीक है, उन्हें नहीं जाना चाहिए था पर वो चले गए। यहाँ पर जो लिखा है उसका ऑपोजिट यहाँ हो गया, तो एडवर्ब क्लॉज है ये। पता चल गया कि ये एडवर्ब क्लॉज, अगर इन्होंने नहीं भी लिखा होता तो इसमें एडवर्ब कौन सा है? ऑल्दो,
ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ऑल्दो बारिश हो रही थी, फिर भी चले गए। ठीक है, बारिश हो रही थी वो फिर भी हाइक करने चले गए। एक तरफ आप कुछ कह रहे हो और दूसरी तरफ आप उसी को अपोज कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बताएगा एडवर्ब क्लॉज। और वैसे भी ऑल्दो इसकी निशानी है, एडवर्ब की निशानी है। Pick out the independent clause in the below sentence. Independent clause और dependent clause। डिपेंडेंट क्लॉज को किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के आगे आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, फिर भी उसका मतलब वैसा का वैसा बरकरार रहेगा। अब आप सिर्फ एक चीज देखा करो पेपर में कि आप फुल स्टॉप कहाँ लगा सकते हो। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, फुल स्टॉप। मैं लगा सकती हूँ यहाँ पे फुल स्टॉप, यहां से लेके वहां तक मेरा क्या बन गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। अगर मैं एंड देन को यूज ना करूं और यू से शुरू कर दूं, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, तो ये मैं किसी को बोल सकती हूँ ना बच्चे, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। मैं किसी को ये भी बोल सकती हूँ यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इन दोनों ही सेंटेंस को अगर मैं अलग अलग बोलूँ तो इनको जरूरत नहीं है किसी और की या किसी और सेंटेंस की। तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। आपका आंसर क्या बन जाएगा, बोथ ए एंड सी। एक तो इरेज करना पड़ता है, चलो ठीक है, मैं यही मार्क कर रही थी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ possessive pronoun? possessive pronoun कौन से होते हैं, लिख दूं यहाँ पे, दिस, दैट, these, those। ठीक है, इनको एक्सप्लेन कर दूं। कोई चीज आपके पास पड़ी है तो आप उसे कहते हो दिस। यही चीज अगर कहीं दूर पड़ी है तो आप बोलते हो दैट थिंग। बहुत सारी चीजें यहाँ पड़ी हैं तो आप बोलते हो दीज थिंग्स। यही सारी चीजें कहीं दूर जाके पड़ी हैं तो आप बोलते हो दोज। ठीक है, आपके घर के पास जो कार लगी है आप उसे बोल सकते हो दिस कार। एक गाड़ी बहुत दूर लगी है आप उसे क्या बोलोगे, दैट कार। चार गाड़ियां आपके घर के पास खड़ी हैं तो आप बोलोगे दीज आर माई कार्स। दूर खड़ी हैं आपकी चारों गाड़ियां, आप क्या किसी को क्या बोलोगे कि दोज कार्स आर माइन। ठीक है, चलो हमने करना क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन बनाना है। आपको जहां पे भी दिस दैट दीज दोज मिल रहा है आपके लिए वो पोजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस, ये दैट लिखा हुआ है आपके लिए, ये पोजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the type of pronouns of underlined words in the below sentence? underlined words का आपको बताना है pronoun कौन सा है। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्सिव है, जिसमें भी सेल्फ या सेल्व्स का इस्तेमाल होता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अवर के साथ क्या लगाओगे बच्चे, सेल्व्स। देम के साथ क्या लगाओगे, सेल्व्स। हिम के साथ क्या लगाओगे, सेल्फ। वन के साथ क्या लगाओगे, सेल्फ। ठीक है, यू पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में कितने आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, आई, मी, यू, ही, शी। ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ठीक है, आई, माई, यू वैसे ही रहेगा, हिम, हर। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ये है पर्सनल, ये है रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट। होमोफोन क्या होते हैं, जिनकी आवाज बिल्कुल सेम टू सेम लगती है। होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द आर्टिस्ट ने मिक्स किए बहुत सारे कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डैश फॉर हर पेंटिंग। उसने सारे कलर्स मिक्स कर दिए ताकि अपनी पेंटिंग के लिए उसे वो परफेक्ट कलर मिल सके। तो परफेक्ट कलर को बोलते हैं ह्यू, HUE। ठीक है, परफेक्ट कलर बनाने को बोलते हैं ह्यू। नेक्स्ट, स्पेलिंग याद रखना, HUE। चूज द करेक्ट होमोफोन, अगेन होमोफोन सिलेक्ट करो टू कंप्लीट द सेंटेंस। द ब्लैक स्मिथ शेप्ड, ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, शेप किया द मैलिएबल। बच्चे गोल्ड स्मिथ भी पता है आपको कौन होता है, जो सुनार का काम करता है। फिर ब्लैक स्मिथ कौन हुआ, जो लोहे का काम करता है, जो मेटल का काम करता है। द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब है जो ठीक नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, उसने उसको इतने अच्छे से शेप किया, टाइम लगाया। द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मैलिएबल डैश विद प्रिसीजन। मेटल की ही बात हो रही होगी, शेप द मेटल कहाँ है, ये मेटल। ये दो ऑप्शंस में से हमको, इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, इन दोनों ऑप्शंस में से हमें देखना है।
The blacksmith shaped the malleable metal with precision while the apprentice कौन होता है बच्चे? अगर आज आपने सुना होगा बैंक के अप्रेंटिस के पेपर आते हैं या आप कहीं पे अप्रेंटिस की जॉब पे जाते हो। अप्रेंटिस का क्या मतलब है? आपको पता ज्यादा नहीं है उसके बारे में, वो आपको सिखाएंगे, फिर आप सीख के वहां काम करोगे, उससे अप्रेंटिस कहते हैं। अभी आपको पता नहीं, आप वहां गए हो कि आप मुझे अपना काम सिखाओ, मैं सीख के फिर आपके यहाँ पे अच्छा काम करूंगा, उसे अप्रेंटिस कहते हैं। while the apprentice demonstrated his मेटल। अब मेटल का, इस मेटल का क्या मतलब है? अपने स्किल्स दिखाए उसने, ठीक है। मेटल, METTL, दो तरह के मेटल हैं, एक मेटल और एक मेटल। मेटल, ये वाला मेटल का क्या मतलब है? स्किल्स दिखाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग होमोनिम्स एंड देयर मीनिंग। स्टॉक का क्या मतलब होता है बच्चे? एक स्टॉक का मतलब ना, आप इंस्टाग्राम या अपनी सोशल जगह पे सुनते होंगे, सोशल साइट्स पे, कि किसी पे नजर रखने को स्टॉक करना कहते हैं या स्टॉकिंग कहते हैं। तो बच्चे एक स्टॉक होता है जो वेजीज या फिर फ्रूट्स, ठीक है, इन सबको अगर आप बॉईल कर दो ना बच्चे, उसका जो पानी होगा, वो जो वाटर होगा, वो स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा। तो यहाँ वेजिटेबल्स के बारे में या कहीं कोई बात हुई होगी, जूस, सिट्रस, ये रहा। 1 goes with 3. Something is wrong. Something is fishy. 3 goes with 1 है ना? 3 goes with 1. 3 goes with 1, ये रहा। ये उल्टा हो गया हुआ है शायद। 3 goes with 1, ये रहा। यहाँ पर ये वाला 3 आना चाहिए था। ये पॉइंट नंबर 3 goes with 1। ये 1 2 3 होने चाहिए थे, और ये 1 2 3 और 4 ऐसे होने चाहिए थे, ठीक है। चलो अब देखते हैं रियाम क्वेरी। क्वेरी क्या होता है? जहां पे पत्थर और ईंटों का काम हो उसे क्वेरी कहते हैं। ये रहा, पत्थर और ईंटों का काम हो उसे क्वेरी कहते हैं। 1 goes with 3। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो ऑप्शंस में गड़बड़ हुई है। बाक होती है, अ ट्रीज आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। ट्री की आउटर लेयर जो बिल्कुल आपको डेड सी लगती है जब आप उसको टच करते हो, उसे कहते हैं। 4 goes with 2। 4 goes with 2। ऐसे तो यही आंसर है क्योंकि 4 goes with 2, तो आपको यहां से भी पता चल रहा है कि ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेट मी रेज, कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ हुई है पक्का, बिकॉज आई हैव टाइप्ड देम। मैंने कॉपी नहीं किया, मुझे टाइप करने पड़े हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 किसके साथ गया है? 4 का आंसर है 2, सेकंड वाला, ठीक है। ये जो क्वेरी है, क्वेरी का मतलब होता है माइनिंग स्टोन, जहां पर पत्थर और ईंटों का काम होता है। इसका आंसर है फर्स्ट। जो मैंने आपको स्टॉक बताया, स्टॉक मतलब जूस एक्सट्रैक्ट करना, ये सब, इसका आंसर है थर्ड। और जो सेकंड है आपके पास रियाम बचा हुआ, उसका मतलब है वर्टिकल स्टेम, ठीक है। अब आप देख लो, मैंने यहाँ पर शायद ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ किया। In this question, the sentence is broken into 4 parts. Find the error, आपको error ढूंढना है। Yesterday, the wild animal destroyed crops. Wild animal ने क्या किया? सारे के सारे crops तोड़ दिए at a nascent stage. Nascent तो समझ लो पहले क्या होता है? Nascent stage. Nascent stage का मतलब है, ये थी उनकी crops, ये थी। अभी उन्होंने एक भी दिन नहीं हुआ था, ये चलो एक ही दिन हुआ था इन क्रॉप्स को लगाए हुए, और वाइल्ड एनिमल्स ने सारी की सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दी। जो अभी अपने इनिशियल स्टेज पे ही होती हैं चीजें, उसे बोलते हैं nascent, ठीक है। yesterday the wild animal destroyed crops at a nascent stage and caused huge loss। लॉसेस नहीं, ह्यूज लॉस कॉज कर दिया उन्होंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। यहाँ पर आना क्या चाहिए था? लॉस आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ लॉसेस, ये गलत है, ठीक है। एक ही चीज खराब हुई है और सब तबाही होगी उस एक चीज से, कि क्रॉप्स खराब हो गई, उसके लिए आप क्या बोलोगे? ह्यूज लॉस। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स देखो और बताओ कौन सा वाला सही है। सारे ही देखने पड़ेंगे पहले अब आपको। आई कांट वेट फॉर द कॉन्सर्ट शी सेड। सबसे पहले जब ये शी सेड कहीं लिखा है ना, मैं उससे पहले क्या चीज देखूंगी कि इन्वर्टेड कॉमास हैं, इसमें है। इन्वर्टेड कॉमास हैं, इसमें है। इसमें नहीं है, मैं इसे पढ़ूंगी ही नहीं अब। इसमें इन्वर्टेड कॉमास ही नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करूं? इसमें है, बिल्कुल सही। अब आगे चलें। आई कांट वेट फॉर द कॉन्सर्ट शी सेड, उसने कहा, कॉमा, हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, इट स्टार्ट्स एट 7 PM सो वी शुड लीव बाय 6:30 PM। यहाँ पे कॉमा क्यों है?
उसने कहा अपनी स्पार्कलिंग आंखों के साथ, अब एक्साइटमेंट दिख रही थी उसकी आंखों में, उसने वो आंखें ऐसी एक्साइटमेंट वाली आंखें रखते हुए वो बात कही। तो कॉमा के बाद नहीं बोलना था आपको, ये पूरा का पूरा एक इकट्ठा सेंटेंस है, इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं थी, और कहीं भी है कॉमा, ये भी गलत हो जाता है, फिर कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं थी आपके पास, ये रहा आंसर। I can't wait for the concert. She said, her eyes sparkling with excitement. आंखें उसकी चमक रही थी और चमकती चमकती आंखों के साथ उसने बोला है ना बच्चे, तो कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं थी। It starts at 7 p.m. so we should leave by 6:30 p.m. Moving on to the next question. हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? We have to do 25 questions in less than 30 minutes. Identify the sentence with correct punctuation. Again punctuation mark देखो. Are you coming to the party? He said. मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया, अगर कहीं he said, she said लिखा हो तो मैं उससे पहले क्या देखती हूँ? इन्वर्टेड कॉमास देखती हूँ। यहाँ है नहीं है तो मैं इस पूरे को ही नहीं पढ़ने वाली अब। इन्वर्टेड कॉमास हैं, हाँ है, इन्वर्टेड कॉमास हैं, इसमें नहीं है, अब मैं इसको भी नहीं पढ़ूंगी। Why to waste time? ठीक है, चलो। Are you coming to the party? He asked. यहाँ तक तो सब सही है। Raising an eyebrow, यहाँ तक तो सब सही है। Are you coming to the party? He asked, raising an eyebrow. यहाँ गलत है, और गलती क्या है? कॉलन की, सेमी कॉलन की। एक जगह कॉमा है इस वाले सेंटेंस में, और इस वाले सेंटेंस में सेमी कॉलन है। बच्चे मैं आपको बताऊं सेमी कॉलन यूज कहाँ होता है? आपका ये वाला सेंटेंस सही है, आंसर ले लो, ठीक है? सेमी कॉलन यूज कहाँ होता है? आई लाइक मैंगो, एक सेंटेंस हो गया। मुझे 2 सेंटेंस बोलने हैं मेरे एक सेंटेंस के साथ ही। आई लाइक मैंगो, सेमीकोलन, ही लाइक्स बनाना, ही लाइक्स एप्पल, ठीक है? मुझे ये पसंद है, उसे वो पसंद है। मुझे एक सेंटेंस में ये बात लिखनी थी, पर मेरे को अलग अलग इंसानों के बारे में कहनी थी, तो मैंने इसको सेमी कॉलन कर दिया, ठीक है? तो मैडम कॉलन कहाँ लगता है? जहां पे मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो, जैसे कि गेट मी सम फ्रूट्स। अब उसको मैंने एग्जांपल देनी थी कि कौन से फ्रूट्स, जैसे कि इंक्लूडिंग, अब ये जो कॉमर्स मैंने लगाए हैं, कॉलन मैंने लगाए हैं, अब ये उसको इंक्लूड करेगा, जैसे कि बनानास, जैसे कि एप्पल्स, ठीक है, जैसे कि ग्रेप्स, ठीक है? तो ये होता है कॉमा, जिसमें आप आगे एग्जांपल्स देते हो कि और क्या चाहिए। ये होता है सेमी कॉलन, ये होता है कॉलन, ये होता है सेमी कॉलन। इसमें क्या होता है, जो यहाँ बात लिखते हो आप वही वैसी ही रिलेटेड बात यहाँ लिखते हो, बट यहाँ किसी और के बारे में और यहाँ किसी और के बारे में, ठीक है? आगे चलते हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्विबल। बड़ा अच्छा वर्ड है क्विबल, ठीक है? क्विबल का मतलब है वेरिएशंस, अपनी एक बात पे ना टिकना, कभी ये बोलना तो कभी वो बोलना, उसे कहते हैं क्विबल करना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, उसको कोई चीज छुपानी है अपने फादर से या अपनी मदर से, उसकी कोई चोरी पकड़ी गई, तो वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, अपनी उस बातों को छुपा रहा है, बार बार वेरिएशंस ला रहा है उस बात में, ठीक है? अब आपको ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है क्विबल जैसा। ये लिखा क्या है? एक्वी एस, एक्वीएस, एस, ऐसा वाला एस, ठीक है? आपको इसे एक्विसी नहीं बोलना है, एक्वीएस है ये। एक्वीएस का क्या मतलब है? एक्सेप्ट करना, ठीक है? एक्वायर करना, तो ये तो मतलब नहीं हो सकता। प्रीवेरिकेट, वेरी, वेरी वैसे भी ये एक रूट वर्ड है, वेरी वैसे भी जहां आता है वो वेरिएशंस की ही बात करता है, ठीक है? वो किसकी बात करता है? वो बीटिंग अराउंड द बुश की बात करता है। बीटिंग अराउंड द बुश का क्या मतलब है बच्चे? ये एक ईडियम है। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब है जो ओरिजिनल बात है वो नहीं कर रहा, आगे पीछे कोई ना कोई बात घुमा रहा है, ठीक है? कॉन्कर करना, आपको मैं एक होमोफोन बता दूं इसका। होमोफोन, एक होता है कॉन्कर, एक होता है कॉन्कर, ठीक है? विजय प्राप्त करने को कॉन्कर कहते हैं, टू अटेन, ठीक है? टू पोसेस, पोजेशन, हक रख लेना, ओनरशिप, ठीक है? इसे कॉन्कर करना कहते हैं। इस कॉन्कर का मतलब होता है क्लियरिटी, ठीक है? ट्रूथफुलनेस। रिकनसाइल मतलब जो कहा हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सिनोनिम्स, फिर से आपको सिमिलर वर्ड चाहिए। टेनेशियस, बच्चा बहुत ही बोल्ड है आपका, ठीक है? वो बहुत ही ज्यादा समझदार है, वो थॉटफुल है, ठीक है? सोच समझ के बात करता है, ठीक है?
टेनेशियस का सिनोनिम चाहिए। एप्रीहेंसिव का मतलब पता है क्या होता है? एंग्शियस, गुस्सा। गुस्सा ही आता रहता है तो ये तो नहीं बन सकता बच्चे। स्टॉन्च और टेनेशियस एक दूसरे के सिनोनिम है, ये यहीं पे मिल गया आपको आंसर। स्टॉन्च और टेनेशियस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। दोनों के दोनों बोल्ड के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों के दोनों ट्रूथफुलनेस के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों के दोनों थॉटफुलनेस के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों के दोनों ऑनेस्टी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। टिमिड का मतलब है करेजियस ही नहीं है, नॉट करेजियस, डरपोक, ही इज वेरी टिमिड। वैसिलेटिंग का मतलब है, वैसिलेटिंग का मतलब होता है नॉट नॉट एप्लीकेबल आई थिंक, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आप जो इसके आगे रख रहे हो वो उसको 10 बार ही सोचेगा, ठीक है, उसे अप्लाई नहीं करेगा इतनी जल्दी, दैट इज वैसिलेटिंग। चलिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ऑकल्ट। इसका ऑपोजिट वर्ड चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको इसका ऑपोजिट वर्ड? अच्छा, छल, कपट, ठीक है, ट्रिक। छल से कोई काम करना, कपट से कोई काम करना, उसे कहते हैं ऑकल्ट एटीट्यूड। क्या एटीट्यूड है उसका? ऑकल्ट। आपको इसका एंटोनिम चाहिए तो क्रिप्टिक, अनकैनी, एनिग्मेटिक। क्रिप्टिक तो होता है मैंने बोला कुछ तूने मतलब कुछ निकाला, उसे क्रिप्टिक कहते हैं। अनकैनी, हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढना, प्रॉब्लमैटिक, प्रॉब्लम ढूंढना। एनिग्मेटिक का भी सेम मतलब होता है, प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो आप उसके बारे में सबसे पहले नेगेटिव ही बात करते हो, दैट इज एनिग्मेटिक। एक फैथम ही होता है इंसान, फैथम ही है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है बेचारा, वो बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है बेचारा। आपने कभी कुछ ऐसे फ्रेंड्स देखे होंगे जो झट से सारी बात कर देते हैं, एकदम फ्रैंक हो जाते हैं आपके साथ, बिल्कुल दिल की बात सामने रख देते हैं, उन्हें फैथमेबल कहते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? फैथम। एंटम एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गाइल। बच्चे, यू साइलेंट, सॉरी, यू साइलेंट है, आप इसे कैसे बोलोगे? गाइल, GILE बोलो आप, ठीक है। यू साइलेंट है, यू जो है वो साइलेंट है, इसका मतलब सामने ही लिखा हुआ है। गाइल, ट्रिकरी, गाइल ट्रिकरी ही होता है, अपनी ट्रिक्स अपनाने को गाइल कहते हैं। डिसीट कर देना, मैंने उसको ये बोलकर हरा दिया, मैंने उसको उल्टी उल्टी इंफॉर्मेशन दे के अपने से नीचे कर दिया, उसे डिसीट वो करना कहते हैं। कैंडर करने का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। एक पॉजिटिव बिहेवियर रखना, ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड बनना, उसे कैंडर कहते हैं। बच्चे, ये सबटरफ्यूज है, गलती से भी इसे सटर नहीं बोलना है, सब ही बोलना है, सबटरफ्यूज, ठीक है। सबटरफ्यूज का मतलब होता है थोड़ा सा ब्रेन, क्लेवर ब्रेन, ठीक है, थोड़ा सा क्लेवर दिमाग लगाना। अगर मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ आप उसमें 4 बातें जोड़ के बोल रहे हो, दैट इज सबटरफ्यूजिंग। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें करना क्या है? कंपैशन, एम्पैथी, ये इसका सिनोनिम है। मुझे पता चल रहा है कि ये इसका सिनोनिम है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। मुझे एरोगेंस का भी सिनोनिम लाके दो। कॉन्फिडेंस नहीं, एरोगेंट होने का मतलब क्या है? कैसी पोजीशन पे होना जहां पे आप बाकियों को कम समझते हो। ह्यूमिलिटी रॉन्ग, प्राइड पोजीशन पे होना, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्राइड, एक प्राइड पोजीशन पे आना। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एडवेंचर जब हम करते हैं तो एक्साइटमेंट हो जाती है, डेंजर में जब होते हैं तो डर लगता है, फियर, डर लगता है, देखो कहाँ पे है, ये है फ्राइट, ठीक है। फ्राइटेंड, फ्राइट से बनता है फ्राइटेंड। बच्चे, वेलर का क्या मतलब होता है? ताकत वाले काम, हिम्मत वाले काम। करेज का भी सेम ही मतलब होता है। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है लीव आई गेस, थोड़ा डाउट है मुझे, लीव आई गेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विलो विस्प, विलो द विस्प, इसकी मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। यूरोपियन स्टोरीज में मान्यता है, उनकी कहानियों में ये चीज वैसे बोली जाती है, अब ये कितनी सच्ची है वो मुझे नहीं पता, कि उनके वहां पे ओशंस होते थे
ओशंस में क्या होता था, लोग रात को अगर वहां चल रहे होते थे तो उन्हें कुछ ना कुछ दिखने लग जाता था, कुछ इलस्ट्रेशंस थे उनको दिखने लग जाते थे, इल्यूजन्स दिखते थे। उनको ऐसा लगता था पानी में से कुछ निकल रहा है, तो वो उसके पीछे पीछे चले जाते होते थे। जब वो जाते रहते थे जाते रहते थे जाते रहते थे, उन्हें कुछ नहीं मिलता था। वो कितनी भी दूर कहीं चले जाए उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता था। उन्हें क्या दिखती थी? इल्यूजन्स। तब से जब भी आपको कुछ इल्यूजन बातें करनी है तो आप बोलते हो तुम तो भाई अपने बिलो बिस में ही रहते हो 24 घंटे, तुम अपने इल्यूजन्स ही बनाते रहते हो। तो आपको कहीं पे भी इल्यूजन्स दिख जाए, इल्यूजन्स दिख जाए, वही आपका आंसर हो जाता है। एन इल्यूजरी परस्यूट दैट इज कैप्टिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल, अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो। Which sentence expresses the correct meaning of the given idiom days of reckoning? बड़ा अच्छा है ये। days of reckoning का क्या मतलब है? बहुत देर पहले, कुछ देर पहले आपने कुछ गलती कर दी, छोटी सी मिस्टेक होगी आपसे। अब उस मिस्टेक को आप सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो कि मुझसे गलती होगी गलती होगी। ये जो अब दिन आप काट रहे हो, ये आपके डेज ऑफ रिकॉर्डिंग है कि आप उस पिछली बात को छोड़ ही नहीं रहे, आप अभी भी उस पास्ट एक्शन में फंसे हुए हो। ये रहा, आप उस पास्ट एक्शन में फंसे हुए हो। जब भी आपको रिकॉर्डिंग मिले ना, तो आपको ये याद करना है कि पिछली कोई बात है जो जिसमें हम फंसे हुए हैं अभी भी। ठीक है, इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको देखने ही पड़ेंगे, आपको बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। Fill in the blanks with suitable phrasal verbs in the below sentence. He has been in the hospital for several days, but the doctors are hopeful that he will come out. नहीं, हम छोटे बच्चों को नहीं बोलते come out, बाहर आ जाओ, ऐसे मत करो। ये तो नहीं हो सकता, डॉक्टर ऐसे तो नहीं बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा pull through. ही हैज बिन इन द हॉस्पिटल, वो अपनी पेन में इतनी सारे सर्वाइवल डेज में वहां था हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा वो गुजर जाएगा इन चीजों से, वो निकल जाएगा बाहर। गुजर जाएगा इज नॉट डेथ हो जाएगी, इन प्रॉब्लम से वो निकल जाएगा। ठीक है, पुल थ्रू हो जाएगा। पुल थ्रू, थ्रू का बच्चे मतलब बता दूं, अक्रॉस का मतलब बता दूं। ठीक है, थ्रू का मतलब है दिस इज अ पाइप, दिस इज यहाँ से पानी जा रहा है और इसके बीच में से पानी निकल के उस तरफ जा रहा है। एक बंद एनक्लोज चीज में से एक तरफ दो, एक एंड खुला है, दूसरा एंड भी ओपन है, चीज पास होके जा रही है, तो आप थ्रू बोलते हो। अक्रॉस का मतलब ये नहीं होता, ये ब्रिज है। ठीक है, ओपन एरिया, सब कुछ ओपन है, ओपन एरिया। यहाँ पे एक फ्रेंड खड़ा है, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द ब्रिज, यहाँ मेरा दूसरा फ्रेंड खड़ा है। ठीक है, सब कुछ ओपन है, कुछ क्लोज नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Maya always felt that people dash her because of her unconventional career choice. उसकी career choice इतनी unconventional है, जिस चीज पे वो हाथ रखती है वो काम नहीं बन रहा है, तो उसे बार बार फिर चेंज करना पड़ता है। तो लोग उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, लोग उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे, लोग उसे कम समझ रहे हैं। तो कम समझने को बोलते हैं लुक डाउन अपॉन। ठीक है, लोग उस पर इतना भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि उसके डिसीजंस बदलते जा रहे हैं। चलो, फॉल थ्रू का मतलब बता दूं? फॉल थ्रू का मतलब है फेल हो जाना। बताओ, आपके रिजल्ट्स आने वाले थे, ठीक है, यू फॉल थ्रू इट। फॉल थ्रू का मतलब है आप पास नहीं हो। अगर आपको किसी को बोलना है ना कि पास नहीं हुआ, तो ये बोलना थोड़ा हैवी लगता होगा, तो आप बोल सकते हो आई फॉल थ्रू इट। फॉल थ्रू इट मतलब गिर गया मैं वहां से, नहीं हो पाया मुझसे वो। फॉल बैक का होता है टू रिवैम्प, उठ के दोबारा लड़ूंगा मैं, उसे फॉल बैक ऑन कहते हैं। लुक डाउन का मतलब है नीचे देखो। As they navigated through the dense forest, जैसे ही वो dense फॉरेस्ट घना फॉरेस्ट था उसमें से निकले, they stumbled, stumble का मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, they stumbled dash an ancient ruin, stumbled upon। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, अपॉन, ऑन टू, इनटू, ये कहाँ यूज होते हैं? ये मूवमेंट के टाइम पे यूज होते हैं। ठीक है, they stumbled upon an ancient ruin that was hidden beneath the overgrown vegetation। ruin का मतलब कोई एक पत्थर सा बन गया हुआ था, उसकी वजह से वो गिर गए। ठीक है, कोई पत्थर सा बन गया हुआ था। आपको कितने सारे यहाँ पे prepositions मिल गए हैं। आपको यहाँ पे थ्रू मिल गया है, आपको यहाँ अपॉन मिल गया है, आपको यहाँ beneath मिल गया है। beneath का मतलब आपको बताऊं, ये है रोड, ये है मैनहोल, बिल्कुल मैनहोल के नीचे एक माउस है। ठीक है, आई सॉ अ माउस बिनेथ, एग्जैक्टली इसी चीज के नीचे है ना, अगर तो मैं बिनेथ ही बोलूंगी, मैं अंडर नहीं बोलूंगी। आई सॉ अ माउस, एग्जैक्टली आई सॉ अ माउस बिनेथ द मैन होल, मैन होल के बिल्कुल नीचे ही था। ठीक है, या फिर पाथ होल बोल सकते हो साथ में, खड्डा जिसे हम बोलते हैं।
24 and the last question is 25th. She walked dash the bustling market. Bustling market का मतलब क्या होता है? जहां बड़ी चहल पहल होती है. She walked through. ठीक है, बहुत चहल पहल वाले मार्केट से वो गुजर के गई. She walked through the bustling market, taking in the vibrant colors and enticing sense of fresh produce and आगे कहाँ गया? मिस हो गया लगता है. ठीक है, तो she walked through the bustling market. Through is the right answer. We have completed our 25 questions. Let me check. 25, 24, 3, 2, 1, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. We have completed our 25 questions. Maybe within 30 minutes or not. अब वो बाद में ही पता चलेगा. Thank you so much मेरे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए. This was the JKP Constable प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का पेपर है. जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले पेपर के अंदर मैंने वो सारे यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और आई हैव टाइप्ड देम ऑल. तो हो सकता है कुछ बीच में मिस्टेक हुई हो टाइप करते हुए या कुछ ऑप्शंस बनाने में, तो यू हैव टू प्लीज इग्नोर दैट. प्लस आई हैव पुट माई इमेंस एफर्ट्स इनटू दिस. आप प्लीज इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए. दूसरी चीज, यू विल गेट मेनी मोर क्वेश्चंस और मेनी मोर सच वीडियोस इफ यू विल स्टिक विद मी. मेरे साथ बने रहिए, आपको ऐसी ऐसी और वीडियोस मिलती रहेंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नाउ लेट्स सी कि आपके 25 में से, सॉरी 10 नहीं है, आपके 25 में से कितने मार्क्स आए. और कुछ ऐसे बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया था, वो देखो कि आपको ये क्वेश्चन समझ भी आए हैं जो मैंने आपको समझाए हैं. In case you are not able to answer these questions, I am going to have videos related to the full English grammar. आप वहाँ पे पढ़ सकते हो. ठीक है, so thank you so much for watching the video. मिलते हैं next video में. Bye bye.